अस्सलाम वालेकुम। ये है अरब लोग और हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारा रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियां दे रहा है पुलिस की और हमें धमकियां दे रहा है। ये देखो मोबाइल उनखां पुठियां वियो थाणे ते एप्लीकेशन ॾियणु थाणे ते, पोइ वधीक उनखां पुठियां हींअर मूंखे कालूं अचनि पियूं ऐं कुझु माण्हू मूं वटि आया बि आहिनि त हीउ वीडियो तव्हां लाइव जेको हलाया इहो डिलीट करियो। जाम अवैस गोराम भी मेरे भाई का कातिल है, उसी ने, मैं 100% कहता हूँ, खुदा गवाह है, वही कातिल है मेरा जाम अवैस। नहीं, अकेला जाम गोराम है या अब्दुल करीम भी है? गलत चीज मन ये न पाड़ो। अगर मूं पाक सां तकलीफ़ है अचो, कोशिश कंदुसि जे मुंहिंजे वस में हूंदी तव्हां सां गॾु बदलण। आजाद तो भाई मैं सीधा सीधा मेरे ख्याल में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आजाद तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता। ये शहीदों की पार्टी है, वो हम लोग नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे लोगों के ये जहन में है कि सिंध के लोग सरदारी निज़ाम के खिलाफ बगावत नहीं करते, लेकिन बगावत करने वाले एक बहादुर नौजवान का ऐसा भयानक अंजाम हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ तारी कर दिया था, और उसके कातिल आज भी दंदनाते फिर रहे हैं, जबकि किसी अदालत ने उसकी फैमिली को कोई इंसाफ नहीं दिया। आखिर क्या हुआ इस मामले का? और इस पूरे किस्से में पीपल्स पार्टी जो खुद को इंसानी हुकूक की चैंपियन करार देती है, उसका भी एक जो है ना भयानक चेहरा, एक खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने आया। लेकिन फिर भी मीडिया उस मामले को छुपाती है और पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इंसानी हुकूक का चैंपियन करार देती है। तो मैं आज आपको ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप हैरान होंगे कि एक गांव जो सालार गोट है मलिर के करीब, उस गांव के एक नौजवान थे नाजिम जोखियो, जिसका हाई प्रोफाइल केस हुआ। उस नौजवान की गलती क्या थी और उस गलती की सज़ा उसको क्या मिली, आज की वीडियो में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। नाजिम जोखियो अब नवंबर 2021 में गाड़ी में बैठे हुए 2-3 शिकारियों को रोकते हैं और उनकी लाइव वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल देते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये शिकारी किस तरह से उनके गांव के करीब आके शिकार कर रहे हैं, जिनको वो शिकार करने से रोक रहे हैं तो वो उनसे लड़ रहे हैं। आप पहले उनकी वीडियो देखें और फिर मैं आपको इसकी मज़ीद तफसीलात बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये है अरब लोग और हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारा रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। ये देखो, हमने इससे पूछा कि इधर क्या कर रहे हैं, हमारा इलाका है, तो हमें रोक के हमारा बदमाशी हमारे आगे कर रहे हैं। इसका गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, ये हमारे से बदमाशी कर रहे हैं। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियां दे रहा है पुलिस की और हमें धमकियां दे रहा है। ये देखो मोबाइल। नाजिम जो कि ये वीडियो बनाकर जैसे ही घर पहुंचते हैं तो सरदार और गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं। जाम अब्दुल करीम MNA पीपल्स पार्टी और जाम अवैस गोराम उनके छोटे भाई पीपल्स पार्टी के MP सिंध असेंबली थे। ये दोनों अपने गुंडों को हुक्म करते हैं कि किसी भी सूरत में नाजिम जोखियों को उठाकर उनके डेरे पर लाया जाए। ये मलिर में रहते हैं, जाम हाउस बड़ा मशहूर है और मलिर के अंदर इनके और भी बहुत काम है जो मैं आगे चल के बताऊँगा कि ये क्या काम करते रहे हैं। ये जाम अवैस और जाम अब्दुल करीम, ये दोनों भाई अपनी दहशत बिठाने के लिए इसको बुलाना चाहते हैं, लेकिन जो नाजिम जोखियो है वो सरदारों के पास जाने से इनकार करते हैं और वो पुलिस के पास चले जाते हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि मुसलसल उनको थ्रेट्स दी जा रही हैं कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे या वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो हम जो है वो सख्त एक्शन लेंगे और तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए पुलिस के पास जाते हैं, धाबेजी पुलिस स्टेशन पर दरख्वास्त भी देते हैं, लेकिन पुलिस उसकी दरख्वास्त लेने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि नाजिम जोखियो कोई MP MNA या सियासी पार्टी के रहनुमा तो नहीं थे। नाजिम जोखियो पुलिस से मायूस होकर जब घर पे पहुंचते हैं तो उनको एक और वीडियो बनानी पड़ती है जिसमें वो कहते हैं कि सरदार और मुख्तलिफ जो बासर लोग हैं वो उनको धमकियाँ दे रहे हैं, इसलिए अगर उनके कुछ हो जाए तो ये सरदार जो हैं उनके ज़िम्मेवार होंगे। उस वीडियो में वो सरदारों के नाम नहीं शामिल करते, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि यहाँ के जो बासर लोग हैं वही मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो अरब शिकारियों को पनाह देकर अपने घर में बैठाए हुए हैं या उनको उनके मेहमान हैं। इस वीडियो के बाद क्या होता है कि कुछ लोग रात के टाइम पर इनके घर पहुँचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं कि नाजिम जोखियो बाहर आए ताकि उनको उठाकर ले जाएं। नाजिम जोखियो जब नहीं उठता तो वही लोग जो हैं उनके भाई अफजल जोखियो, जो जामों के बहुत करीब थे इन दो सरदार भाइयों के और काउंसलर भी रहे पीपल्स पार्टी के, और उनके समझे कि ख़ास और ख़ास बंदे हैं, तो उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपने भाई को बुलाएं बाहर ताकि हम उनको सरदार के पास पेश करें। अफजल जोखियो अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में रात को अपने भाई के घर की दीवार कूदकर उनको नींद से उठाकर
और जो दरवाज़ा वो लगा के बैठे हुए थे वो खुलवा कर उनको बाहर लेके जाते हैं कि जाम करीम मुझे जानते हैं, जाम अवैस भी मुझे जानते हैं, इसलिए तुम चलो, ये हम जो है ना मामला सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब उसकी नीयत में क्या था किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन रात के टाइम पर जब ये लेके जा रहे थे तो इससे पहले वो अपनी वीडियो अपलोड कर लेते हैं जिसमें वो ये खदशा जाहिर करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार यही लोग हैं जहां वो जा रहे हैं। घर से निकलने से पहले एक और वो वॉइस नोट अपने वकील को भेजते हैं जिसमें जाम करीम और जाम अवैस का नाम उसमें शामिल करते हैं और कहते हैं कि अभी मुझे उन्होंने बुलाया है और वो बहुत गुस्से में हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे जो है ना तुम कुछ जो है ना ज़रूर आवाज़ उठाना। बहरहाल यहाँ से ये लोग उसको अगवा करके जो है वो लेके जाते हैं जाम हाउस जो मलीर में है, और वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो उनके भाई जो अफजल जो क्यों है वो क्या बताते हैं आप वो खुद सुन लें। अफजल, आप पे कोई दबाव है अभी कि आप मुआहदा करो या इस मामले को भूल जाओ? बिल्कुल कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, ना मैं प्रेशर लूंगा इंशाल्लाह। जाम अवैस गोराम भी मेरे भाई का कातिल है, उसी ने, मैं 100% कहता हूँ, खुदा गवाह वही कातिल है मेरा जाम अवैस। नहीं, अकेला जाम गोराम है या अब्दुल करीम भी है? दोनों मुल्कों से उसने बुलाया है मुझे, जाम अब्दुल करीम दोनों भाई ने बुलाया है। उसने मेरे तो फिर एफआईआर में नाम नहीं है? मेरे सामने उसने तशद्दुद करे हल्का सा कि प्रेशर उसको डालूं, हल्का सा जो सरदार होते हैं सजा देते ना, वो नाज़िम जो ना उनके सामने झुक नहीं रहा था, डट के खड़ा रहा और सॉरी नहीं बोला, इसलिए उसने थोड़ी जी बिल्कुल। जैसे मैं जाम हाउस पहुंचा भाई के साथ और जो हमारे साथ गाड़ी में दो साल उर्फ डाडा और सुमार क्लार्क जो एजुकेशन में, सुमार सालार जो क्लार्क एजुकेशन में, वो भी हमारे साथ गाड़ी में भाई के साथ बैठा। नियाज सालार जो है ना पर्सनल सेक्रेटरी जाम अब्दुल करीम का, वो मुझे वहाँ पहुँचाता है जाम हाउस। जैसे हम पहुँचते तो उसकी गार्ड अलर्ट थे हथियारों के साथ। कितने थे? 7 से 8 थे। तो उसके नौकर को नियाज सालार ने पैगाम दिया कि हम आ चुके हैं, अफजल नाज़िम साथ हैं। तो फिर नियाज आता है हमारे साथ, जो चैम्बर है जाम हाउस का, उसके साथ पार्क में नियाज हमारे साथ बैठा रहा। उसके बाद जाम अब्दुल करीम आता है तो डायरेक्टली मुझे बोलते अफजल बाबा क्या हाल है, मुझे बाबा कहता था। मैं भी उससे मोहब्बत करता, वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मोहब्बत ने हमें डुबा दिया। तो जाम अब्दुल करीम ने डायरेक्टली बोला हाँ बदमाश कौन है? तो भाई ने बोला जी, मुस्कुरा के बोला जी मैं हूँ। तो मोबाइल थोड़ा हल्का सा निकाला, मिस कॉल आई थी, फिर अंदर डाल दी। फिर गार्डों को बोला इसको ले जाओ उधर, पासपोर्ट कोड था उसका, निजी जेल है जाम हाउस के अंदर और बाउंड्री के पार्क के साथ बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर जेल है, निजी जेल। अच्छा, वहाँ तशद्दुद करते हैं जी। तो मेरे भाई को जो ना 2 मिनट के अंदर उधर ले गए थे, तो बाउंड्री के बाहर जाम हाउस के अंदर ही है, चैम्बर से बाहर। हाँ बिल्कुल, हाँ। समझ गया। तो वहाँ मेरे भाई के ऊपर उन गार्डों ने तशद्दुद किया, मेरे भाई ने चीखें मारी, चिल्ला रहा था। तो मैंने जाम अब्दुल करीम को बोला कि साईं ये क्या जुल्म कर रहे हो, मैंने अपना भाई इसलिए आपके पास पेश किया है, ये कौन सा जुल्म कर रहे हो? तो उसने बोला अफजल मैं आपकी 1000 बात मानूंगा, लेकिन नाज़िम सॉरी तो नहीं कर रहा है, सॉरी करे तो मैं इसको माफ़ करूँ। तो मुझे बोला आप अभी खामोश रहो। तो तकरीबन फिर जाम अब्दुल करीम खुद गया उधर जहाँ तशद्दुद कर रहे थे मेरे भाई के ऊपर। मैं जैसे गया उधर तशद्दुद के बाद, नाज़िम के कपड़े फटे हुए थे, जख्मी था, थोड़ा हल्का सा, इधर ऐसे बैठा हुआ था, इस तरह जैसे मजलूम जालिम के सामने बैठा, इस तरह बैठा, थोड़ा जख्मी था। तो नाज़िम को बोला नाज़िम बाबा आप सॉरी करते हो, अरबों के साथ जो हमारे मेहमान थे उनकी आपने इंसल्ट की है, एमबीसी हमने कराई है, ये वो उन्होंने कराई है, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी आपने, हम तो इधर जलील हो जाएंगे मेहमानों के साथ। ये तो कौन बोल रहा था? जाम अब्दुल करीम। उसको जी जाम अब्दुल करीम। ये जब उसको हाँ जैसे उसको मारा गया, बैठाया हुआ था और उसको कह रहा था कि तुम अभी तक सॉरी नहीं करे, हमारी इज्जत का मसला। तो नाज़िम ने ये जवाब दिया मैं कतई सॉरी नहीं करूँगा, सॉरी वो करेगा जिसने मेरे साथ शरारत की है, वो अरब है, वो मेरे साथ इधर आके सॉरी करे तो मैं आपसे मुखातब होऊंगा। तो नाज़िम ने अच्छा जाम अब्दुल करीम ने मुझे ऐसे इशारा दिया, हाँ अफजल ये कौन सी बोली समझता है? तो मैंने बोला गवाह आपके सामने बोल रहा है, मैं क्या करूँ? नाज़िम को मैंने थोड़ा हल्का सा भाई आप किससे बात करें, सरदार बैठा हुआ है सामने। तो नाज़िम ने मुझे थोड़ा धमकाया, आप चुप हो जाओ,
वो गुस्से में था। वो कोई उससे टच करता था नाज़िम को तो उससे ऐसा बताता था कि वो दिलेर बंदा था। इस दौरान बिकोल अफजल जोखियों के केस जाम करीम अफजल जोखियों को कहते हैं कि तुम चले जाओ, सुबह में अपने भाई को लेके जाना। अफजल जोखियों जब जा रहे थे तो उनके भाई जो नाज़िम जोखियों थे वो उनको गिड़गिड़ा कर कह रहे थे कि भाई मुझे भी साथ लेके चलो, मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं सोती। ये अल्फाज ऐसे थे कि मेरे ख्याल में किसी भी इंसान को कम से कम पिघला देते, मगर ये जो दो लोग थे ये जानवरों से भी बदतर थे। जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस गोराम नाज़िम जोखियों को मौका देते हैं कि वो माफ़ी मांगें, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगते तो उनको बंद कर दिया जाता है। उनको जब टार्चर सेल में बंद किया जाता है तो पहले उनको मुलाजमीन मारते हैं। जब वो नहीं मानता और मुलाजमीन को वो गालम गलोच करते हैं तो उसके बाद जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस गोराम जो दोनों नशे में होते हैं, और एक भाई जो जाम अवैस थे वो पबजी गेम भी खेल रहे थे। पुलिस के तफ्तीश में ये साबित हुआ कि वो पबजी गेम के बड़े शौकीन थे, उसके ऊपर ये खून सवार था कि वो इससे इंतकाम लें। जब वो वहाँ पहुँचे दोनों टार्चर सेल के अंदर, तो दोनों भाइयों ने मिलकर उसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उनकी फिंगरप्रिंट लेकर उसका मोबाइल ओपन किया। जब मोबाइल ओपन किया तो उसमें जो वकील को सेंड किए हुए ऑडियो नोट थे वो सामने आ गए, तो जिस पर जाम अब्दुल करीम जो बहुत सियाना है वो थोड़ा सा जो है वो ड्रामा करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और फ़ोन करता है अफजल जोखियों के, अफजल जोखियों तेरे भाई ने ये तो ऑडियो किसी और को भेजा, ये क्या है। बहरहाल ये कोशिश करते हैं तो उस पर जाम अवैस गोराम अपने भाई को कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो ऑडियो जो है ना अभी तक वहाँ सेंड नहीं हुए हैं, इनको डिलीट कर दो। लेकिन वो उस वक्त वो टाइम नहीं था कि आप 1 घंटे के बाद डिलीट कर सकते हैं। वो ऑडियो नोट्स वहाँ उनके वकील के पास चले जाते हैं, और वो वकील भी 2 नंबर था, उसकी कहानी आगे बताऊँगा। लेकिन ये भाई जो थे ये उसको पीटना शुरू करते हैं और इतना उनके ऊपर तशद्दुद होता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल उस तशद्दुद में नाज़िम जोखियों बेहोश हो जाते हैं और उनके पूरे जिस्म पर जो है वो निशानात होते हैं। जाम अब्दुल करीम बड़ा सियाना बन के वहाँ से निकल जाते हैं घर की तरफ और अपने भाई के हवाले करते हैं सारा मामला, और भाई जो है वो नशे में धुत होकर उसको मज़ीद मारते हैं, और तब तक मारते रहते हैं जब उनको नौकरों ने आके बताया कि ये अब फोत हो चुका है, तब उसकी जान छोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, इन दोनों भाइयों को ये था कि क्योंकि ये एमएनए और एमपीए थे तो कोई पुलिस ने कुछ नहीं करेगी, सिंध गवर्नमेंट इनकी अपनी है और वो रियासत जो मलिर है वो भी इनके अंडर आती है, तो इसलिए ये इस खुशफहमी में थे। लेकिन इन्होंने सुबह में अपने जो है अफजल जोखियों को फ़ोन किया 10-11 बजे कि आपका भाई जो है वो फोत हो चुका है, उसकी लाश ले जाएं। अच्छा, इस दौरान जो अफजल जोखियो है वो भी बड़ा एक जो है ना तेज़ आदमी था, तो उसने भी इसको इशू बनाने की कोशिश की और ये अपने भाई की जो है मैयत लेकर जिना अस्पताल चले जाते हैं, और वहाँ कोई नहीं आता। तो उस वक्त पीटीआई के जो अपोजिशन लीडर थे हलीम आदिल शेख, उसको ये मालूम होता है और उसने पूरी मीडिया को इन्फॉर्म किया है। उस वक्त तक कोई पीपल्स पार्टी का बंदा अफजल जोखियों से बात करने के लिए तैयार नहीं था, और अफजल जोखियों का ये सारा मामला था कि वो किसी तरह से बार्गेनिंग करके इन सरदारों से कुछ न कुछ ले। बहरहाल उनके भाई की मैयत जब जिना अस्पताल पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके सर पर और उसके जिस्म पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें 211 से ऊपर ज़ख्म थे, और वो ऐसे गहरे घाव थे जो किसी तेज़ आले से उनके ऊपर आए हुए थे, जिसकी वजह से उनका मौत हो जाता है और पूरे जिस्म पर काले निशानात, दाग धब्बे। और बड़ी हैरत वाली बात अब सामने आती है जो बड़ी हैरान कुन थी और इंसानियत सोचती, वो ये था कि जो नाज़िम जोखियो था उसके नाजुक उज़्वे को भी इन्होंने मसला हुआ था। ये तशद्दुद करके जब फारिग होते हैं और इनको पता चलता है कि ये तो मामला दब जाएगा, और जब मीडिया पर हाइप क्रिएट होती है तो ये दोनों भाई फरार होते हैं, और जाम अवैस और जाम अब्दुल करीम, क्योंकि ये जो हैं भांजे हैं अख्तर मेंगल के, जो बलूचिस्तान के बड़े खुद को लीडर कहते हैं और बलूचिस्तान हुकूक की बड़े दावेदार हैं। ये दोनों कातिल अपने उस मामू के पास भागते हैं और वहाँ जाकर बलूचिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ लेते हैं। पुलिस इनके पीछे तब पड़ती है जब मीडिया पर एक हाइप क्रिएट होती है, और उसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया का इतना दबाव बढ़ जाता है कि हर जगह पर गम और गुस्से की लहर आती है। और इसकी तस्वीरें जब नाज़िम जोखियो की रिलीज़ होती हैं तो मैं पहली वीडियो बनाकर इस मामले की मज़म्मत करता हूँ। 4 नवंबर को इनकी डेड बॉडी जो है बुरसा को जब मिलती है तो वो जाकर धरना देते हैं धाबेजी के करीब नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे को ब्लॉक करते हैं। तब तक पीपल्स पार्टी का एक बंदा भी इनसे राब्ते में नहीं था। सब अपोजिशन जमातें और स्पेशली जो हलीम आदिल शेख और दीगर इनके साथ खड़े रहते हैं।
ये भाई बड़े बड़े दावे करता है कि मेरे भाई के कातिल कौन है और मेरे भाई के कातिल जो हैं वो जाम अब्दुल करीम हैं, जाम अवैस हैं, ये जालिम हैं, इन्होंने हमारा घर उजाड़ दिया वगैरह वगैरह। और ये जब एफआईआर कटवाने जाते हैं तो वहाँ जाम अब्दुल करीम का नाम नहीं देते, क्योंकि ये चाहते थे कि बार्गेनिंग के लिए एक बंदे के नाम को आउट करना लाजमी है। बहरहाल इस पर भी दबाव पड़ता है और इस तरह से जाम अवैस जो है वो पुलिस की मिन्नतों के बाद और दीगर लोगों के बीच में पड़ने के बाद, वज़ीर आला सिंध की खातरी कराने के बाद जाके खुद को पुलिस के पास पेश करते हैं मेमन गोट में, जहां उसका इस तरह का फ़ोटो रिलीज़ होता है कि जाम अवैस को हमने गिरफ़्तार कर लिया। वो कुर्सी पर हट्टे खट्टे बैठे हुए होते हैं और जाम अब्दुल करीम बलूचिस्तान में अपने मामू के पास वहाँ तब जो है ना छुप कर बैठ जाते हैं और वहाँ से फिर इनको मामू जो है वो इस्लामाबाद के ज़रिए या कोयटा के ज़रिए दुबई फ़रार करवाते हैं। ये जो किरदार था जाम करीम का इस मामले में और उसके साथ अख्तर मेंगल का अपने भांजों को बचाने में, इसने मेरे दिल में तो कम से कम अख्तर मेंगल की जो इज़्ज़त थी वो तो मलियामेट कर दी थी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये शायद एक उसूल परस्त सरदार होंगे बलूचिस्तान के, लेकिन ये भी वही कातिल सरदारों की तरह निकले जो अपने मफादात के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल नाज़िम जोखियों की जो मैयत है वो हाईवे पर पड़ी रहती है। पीपल्स पार्टी के लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बार बार आते जाते रहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मालूम पड़ता है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस पर खामोशी अख्तियार करते हैं, कोई मजम्मत नहीं होती, लेकिन वज़ीर आला सिंध जो है वो अफजल जोखियों से बात करके धरना ख़त्म करवाते हैं। तमाम सियासी जमातें, कौम परस्त जमातें इस धरने को जारी रखना चाहती हैं, लेकिन अफजल जोखियों को जब ग्रीन सिग्नल मिला कि भाई तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है, तुम बस ड्रामा करके निकलो, तो ये रात को 2-3 बजे ऐलान करते हैं कि भाई मैं धरना ख़त्म कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप बैठें। ये भाई को दफना देते हैं, घर चले जाते हैं। और इसकी जो बीवी है नाज़िम जोखियों की, शीरीन जोखियों, वो भी यही दावे करती है कि मैं अपने शोहर के कत्ल का बदला लूँगी, इंसाफ के लिए अदालत में जाऊँगी और मैं नहीं छोड़ूँगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं वो तब्दील होना शुरू होते हैं। अफजल जोखियों की कार्रवाइयाँ मशकूक होती जाती हैं और इस दौरान जो जाम अब्दुल करीम थे वो दुबई से बैठकर सारी चीज़ें यहाँ तय कर रहे थे। जिन लोगों के ऊपर एफआईआर्स कटी हुई थी उनमें से ज़्यादातर मफरूर थे और सिर्फ जाम अवैस गोराम और उसके गनमैन जो है वो पुलिस के पास पेश हुए। पुलिस उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे के कोर्ट में लेके जाती थी, कोर्ट से फिर जेल थाना और फिर बाद में जेल लेके आती थी। अब इस पूरे मरहले में ये हुआ कि इनके ऊपर कोई शर्मसारी नहीं थी, कोई हया नहीं थी और कोई गैरत इनके चेहरे से कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये दोनों भाई जो कहते थे कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, इनका तो ये किरदार रहा। अब आया मामला कि इसमें जो 2 वकील थे जिनमें जो एक ऑडियो नोट उनको भेजा गया था, ये दोनों वकील भी लैंड ग्रैबर थे। इनके दोनों भाई, ये मैं उनके नाम अभी शामिल नहीं कर रहा, लेकिन ये 2 भाई जिनको नाज़िम जोखियों ने अपना एक वकील समझा या अपना एक खैरख्वाह समझा, ये लोग जूने जो भाई थे ये इस पूरे गेम में अपना गेम डालना चाहते हैं और ये भी कातिलों के साथ डील करने की कोशिश करते हैं। इनकी कोई वकालत में एक्सपर्टीज़ नहीं थी, ये लैंड ग्रैबर थे। इनको कई दफ़ा जो है वो रेंजर्स भी गिरफ़्तार कर चुकी थी, पुलिस भी गिरफ़्तार कर चुकी थी, लेकिन ये काले कोट के आड़ में अपने सारे धंधे करते थे। नाज़िम जोखियों की ये ऑडियो भी उन्होंने रिलीज़ तो कर ली, लेकिन अब उसको छुपाना उनके लिए जो या वापस लेना जो है मसला बन गया था, क्योंकि हर तरफ वायरल हो गई थी। वरना इस ऑडियो पर ये जाम अब्दुल करीम से खुद डील करके मामला सेट कर लेते। बहरहाल हमने पहले दिन से इस पर शक और शुबहात मैंने ज़ाहिर किए और मैं धरने में भी गया, धरने से फिर इनके गांव गया, गांव में जाके इनकी स्टोरी की। इसके बाद मैं वहां तक गया जहां अरबों में और नाज़िम जोखियों में तलक कलामी हुई। उसके बाद उस घर में आया जो एक रूम का कमरा था जिसमें शीरीन जोखियों बैठी हुई थी, मैंने उनसे बात की और उसके बाद मेरी अपील पर बहुत सारे लोगों ने चंदा देना शुरू किया, जिसमें एक दिन में शायद इनके अकाउंट में 15 लाख रुपए भी आ गए थे, क्योंकि शीरीन जोखियों मुख्तलिफ घरों में काम करके जो है वो अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन क्योंकि गरीब होने की वजह से हमारे सिविल सोसाइटी और दीगर दोस्तों ने भी अपील की कि इनकी माली मदद होनी चाहिए ताकि ये न बिकें। लेकिन होता क्या है कि महीने के अंदर अंदर हालात ऐसे तब्दील हो जाते हैं कि कभी अफजल जोखियों एक बयान देता है, कभी दूसरा और कभी तीसरा। इस दौरान शीरीन जोखियों खुद खदशात का इजहार करती है और कहती है कि मैं अपने शोहर के
कत्ल केस में खुद जो है ना मुद्दई बनना चाहती हूँ, कंप्लेनेंट बनना चाहती हूँ, लेकिन उसको जो है वो फिर कंप्लेनेंट नहीं बनने दिया जाता। वो एप्लीकेशन देती है, फिर वापस लेती है, फिर एप्लीकेशन देने की कोशिश करती है, फिर वापस करती है, और उनके इस ड्रामेबाजी में सारा मामला जो है ना उलझता जाता है। इस दौरान सिविल सोसाइटी कोशिश करती है कि ये जो एफआईआर कटी थी ये एक नॉर्मल केस की कटी थी, इसमें दहशतगर्दी के दफात नहीं थे। वो कोर्ट में लेके जाते हैं तो अदालतें भी उस दरख्वास्त को नहीं सुनती। मुख्तसर किस्सा ये कि सिंध की तमाम अदालतें, चीफ जस्टिस जो सिंध के किसी ज़माने में कामरेड रह चुके हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो नाज़िम जोखियों के केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। एटीसी की दफात लगने का मामलात को उलझाया जाता है और इस तरह से इन दो कातिल भाइयों को पीपल्स पार्टी बचाने में कामयाब हो जाती है। आखिर मामला वही तक आता है कि शीरीन जोखियों अपने लालच में आके पैसों की अपने देवर के साथ मिलके इन जोखियों के साथ डील करती है और अपने केस को विथड्रॉ करने की एप्लीकेशन देती है। जैसे ही एप्लीकेशन आती है तो हैरानगी होती है, क्योंकि इससे पहले शीरीन जोखियों कई बार मुझे खुद कह चुकी थी कि आपने जितना हमारा साथ दिया मैं उस पर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं किसी सूरत में नहीं बिकूंगी। जबकि जोखियों सरदार किसी और के खिलाफ एहतजाज नहीं करवाते, सिर्फ मेरे खिलाफ पूरे सिंध के अंदर जहाँ जहाँ भी उनके हामी थे उनके ज़रिए जो है ना मेरे खिलाफ एहतजाज करवाते हैं। मेरे खिलाफ मलीर की मुख्तलफ जो थाने हैं उनमें दरख्वास्तें देते हैं कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाएं, जबकि खुद कत्ल करके आराम से बैठे हुए थे, उन पर दहशतगर्दी के दफात नहीं लग रहे थे, मगर मेरे खिलाफ ये दहशतगर्दी के दफात लगवाना चाहते थे। और इस दौरान एक हैरत अंगेज़ बात यह हुई कि जाम अब्दुल करीम के कहने पर अफजल जोखियों मुझे रात को कॉल करते हैं और मुझे धमकियां देते हैं कि आप इस केस से हट जाओ, ये हमारा मामला है। तब मैं उनको कहता हूं कि अब आपका मामला नहीं है, ये पूरे सिंध नहीं पूरे दुनिया का मसला बन चुका है। हर जगह पर अफजल जोखियों का जो पहले वाला बयान था वो चल रहा है। आप शुरू में पूरी दुनिया को अपील कर चुके थे कि हमारा साथ दें, और अब आपको जब पैसे मिल रहे हैं तो आप खामोश हो रहे हैं। इस दौरान ये होता है कि ये भाई डील करते हैं और तकरीबन कोई 5 करोड़ रुपए इनसे लेते हैं, और उस दौरान जो है जो शीरीन जोखियों है वो भी लालच में तमाम केसेस अपने विथड्रॉ करके जब घर जाती हैं तो यही देवर उन पर हमला करते हैं, उनको ज़ख्मी करते हैं, और वही खातून जो है वो जिना अस्पताल जाती हैं मेडिको लीगल के लिए ताकि एफआईआर दर्ज करवाएं, लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती। अब इसमें जो पुलिस का एक घटिया रोल आता है उसमें आता है कि इन तफ्तीशी अफसर जो सिंध में बड़े ईमानदार समझे जाते थे सिर्फ दाढ़ी की वजह से, सिराज लाशारी, ये सिराज लाशारी इसकी तफ्तीश करते हैं, सब लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं कि ये ईमानदार अफसर आ गया है और ये सारी तफ्तीश करेगा। इस तफ्तीश में पता चलता है कि नाज़िम जोखियों को कत्ल करने के बाद उनकी जो मोबाइल फ़ोन और उनके कपड़े थे वो एक कुएं में फेंके गए थे, जिस कुएं से वो रिकवरी होती है, लेकिन उसका पूरा डेटा ख़त्म होता है। उसकी जो फिंगरप्रिंट लेके और मोबाइल ओपन किया गया था उसमें से तमाम वो वीडियोस डिलीट करके और नाज़िम जोखियों को मार के और उसके बाद उसको जो है ना उनके कपड़े वगैरह फेंक दिए थे और मोबाइल भी उसी कपड़ों के साथ उस कुएं में फेंके गए। अच्छा, ये शख्स शुरू में तो यही कहता है कि नाज़िम जोखियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, इंसाफ होगा, लेकिन ये भी वडेरों के सामने जो है वो नंगा होना शुरू हो जाते हैं। इनकी भी ऑडियो रिलीज़ होती है जिसमें ये एक जोखियों बिरादरी जो इन सरदारों के एक चमचे थे उनको ये कहता है कि कोई मसला नहीं है, फ़िक्र की बात नहीं है, जितना मेरे से होगा मैं इसमें काम करूँगा। बहरहाल पुलिस भी ये केस ख़राब करती है, अदालतें भी इनका नहीं सुनती, और इस तरह जो उनके वर्षा थे उनका प्राइम जो मकसद था वो इंसाफ लेना नहीं बल्कि बार्गेनिंग करना और डील करके पैसे लेना था। अब जब ये पैसे मिलने वाले थे तो उनकी बीवी भी जो है देवर के ख़िलाफ़ हो गई, देवर उनकी अपनी भाभी के ख़िलाफ़ हो गया, उनकी माँ भी अपने बेटे के साथ मिल गई, और इस तरह से नाज़िम जोखियों की फैमिली जिस लालच में पड़ी वो लालच और हमदर्दियाँ सब गंवाए, और अफजल जोखियों अकेला जो वो इस पूरे गेम का मालिक बन गया, क्योंकि फरियादी भी वही था, उसने इंटरेस्ट भी नहीं लिया, सरदारों से डील भी की और पैसे भी लिए, और इस तरह से अपनी भाभी के ऊपर हमला भी किया, और वही खातून फिर एफआईआर के लिए गई। मैं उसको कई दफ़ा कह चुका था कि इसकी जो शेरी आंखें ये बड़ा तेज़ आदमी है, आप इसके कहने पे मत लगें, आप अपने शोहर के इंसाफ के लिए लड़ें और आपको इंसाफ मिल सकता है अगर आप हिम्मत करेंगी। ये खातून बार बार अपनी ज़बानें देकर मुकर जाती है, और ये जब रोती थी कि मेरा जानी शोहर, मेरा फ़लाँ शोहर, वो सारे मामला साइड पे हो जाते हैं और सरदारों से पैसे लेकर अफजल जोखियों खामोश होते हैं। अफजल जोखियों के पास अचानक गाड़ियाँ आ जाती हैं, अचानक वो घरों में
एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से जो सोसाइटी ने पैसे दिए उस खातून को, वो खातून भी उसी पैसों को जो है वो यूज़ करती है। और वो कातिल जो जिसने पबजी गेम के खेलते हुए और तशद्दुद का निशाना बना के जो नाज़िम जोकी को मारा है, वो अब जो है बड़े ढिठाई के साथ क्या कह रहा है, आप सुन लें। आजाद तो भाई मेरा सीधा सीधा मेरा ख्याल में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, आजाद तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता। ये शहीदों की पार्टी है, वो हम लोग नहीं छोड़ सकते। ये वो अवैस गोराम है जिसने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, तो पीपल्स पार्टी ने इनको गिरफ्तार करवा के आंखों पर पट्टियां बंधवा कर और जो है वो इसको पेश किया था। तो दूसरे दिन इसने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी। ये बुनियादी तौर पर सरदार जितने भी हैं कुर्सी के भूखे और बुज़दिल होते हैं, ये हमेशा डंडे से डरते हैं और लोग इनसे डरते हैं। आज नाज़िम जोकी के कत्ल को इतना टाइम हो चुका है, 2021 में ये वाक़या पेश आया था और आज तक उस नाज़िम जोकी को इंसाफ तो नहीं मिला। लेकिन पीपल्स पार्टी जो खुद को चैम्पियन करार देती है जमहूरियत की, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इंसानी हुकूक़ के उस वक्त कमीशन के चेयरमैन थे, स्टैंडिंग कमेटी के, उसने भी कभी इस केस को उठाने की कोशिश नहीं की। जब पीडीए की हुकूमत बन रही थी तो प्रोटोकॉल देकर जाम करीम को दुबई से बुलाया गया, एयरपोर्ट पर उसको प्रोटोकॉल में घर पहुंचाया गया ताकि वो वोट दे सकें इमरान खान के खिलाफ। मुर्तज़ा वहाब जैसे लोग उनको वहां से प्रोटोकॉल देकर एयरपोर्ट से लेके फिर अदालतों तक ले आ जाते हैं और ज़मानतें करवाते हैं, और इस तरह से नाज़िम जोकी का केस न अदालत लड़ती है, न उनके वर्सा लड़ते हैं, और न ही और कोई फोरम ऐसा है जहां जाके कोई बात कर सके। ये सारे पैसे और ताकत के ज़रिए ये सारा मामला हल हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी जो अपने बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का हिसाब नहीं लेते तो वो दूसरों का कैसे ले सकते हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए थी। लेकिन अब भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस कातिल को टिकट देकर ये साबित किया है कि ये शहीदों की नहीं, ये कातिलों की पार्टी है।